नमस्ते क्लास। चलिए, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, क्लास 9th का हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था सेल के बारे में, उसका हम रिव्यू कर दें फटाफट। तो जैसा कि देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर आपके सामने, सृष्टि नाम की कोई लड़की है जो न्यूटन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं। उनका मात्र 2 ही गलत हो पाए हैं, सिर्फ 2 आंसर्स गलत हैं, बाकी सब के सब सही हैं। तो हाईएस्ट स्कोरर है 28 मार्क्स लाकर शायद अभी तक। क्वेश्चंस की बात करें, उन्हीं के आंसर्स को लेकर चलते हैं हम लोग फटाफट। तो पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रूट हेयर ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय, जो प्लांट जो है पानी जो लेता है वो किसके थ्रू लेगा? तो सेल के अंदर पानी आना जाना सब किसके थ्रू होगा? ऑस्मोसिस। आसान सा सवाल का जवाब ऑस्मोसिस, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ राइबोसोम ऑफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर राइबोसोम अगर खत्म होता है तो क्या होगा? कोई भी सेल का स्ट्रक्चर खत्म होगा तो वही होगा जो वो करता होगा। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये नहीं होगा। आसान सवाल। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या है जो प्रोकैरियोटिक के जैसा है। तो इन्होंने जो सृष्टि है वो मारी है ऑप्शन नंबर 3, जबकि पहला ऑप्शन देखें, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए विदाउट एनी कवरिंग, मतलब डीएनए का होना और उसके ऊपर कोई कवर नहीं होना। प्रोकैरियोटिक का तो ये विशेष क्वालिटी है कि न्यूक्लियस नहीं होता है। दैट मीन्स व्हाट? जेनेटिक मटेरियल तो होगा लेकिन उसके ऊपर कोई कवर नहीं होगा। तो पहला भी सही होगा। और तीसरा 70 राइबोसोम, ये भी सही होगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 4, बोथ 1 and 3। ये इनका गलत हो गया था, कोई बात नहीं। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने हैं। ये जो ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने हैं मेम्ब्रेन को लेकर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन होता है, फिर उससे कम गोल्जी बॉडी में, और उससे कम क्या होता ही नहीं है किसमें? राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, कौन सा ऑर्गेनेल्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल और एस्टेरॉयड बनाने में हेल्प करता है? तो SER विल बी द राइट आंसर। आगे काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, जो ये गर्ल्स हैं जिन्होंने बनाया है इसको, सबसे पहले सबमिट किया था 17 मिनट में। 8 बजे हमने क्वेश्चन अपलोड किया, 8:17 पे इन्होंने सबमिट कर दिया। 17 मिनट में ही मात्र जवाब दे दिए और मैक्सिमम करेक्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक एनारोबिक सेल्स दैट डू नॉट पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कोई है यूकैरियोटिक सेल इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कई बार बताया गया है इराइथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। ER भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी भी नहीं होता है, बताया गया है। आपको 4 स्टेटमेंट है, उसको पढ़ना है और बताना है कि कौन करेक्ट है। पहला पढ़ते हैं, लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, बात तो सही है। 70S राइबोसोम्स अकर इन प्रोकैरियोटिक्स ओनली, गलत बात है ना। 70S राइबोसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी मिलता है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, गलत बात। राइबोसोम तो RNA और प्रोटीन से मिलकर बना है। एंड द लास्ट वन, राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, प्रत्येक सेल में राइबोसोम मिलता है। तो इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कौन सही हो गया? A, पहला स्टेटमेंट सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है। अगला सवाल, क्रिस्टी एंड ऑक्सीजोम, ये तो क्रिस्टी तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे मिलता है, हो गया।
Inner membrane of mitochondria will be the answer. 9 number question. Which of the following equations is not correct? Correct कौन नहीं है? तो अगर आपको हल्का सा ध्यान हो, हल्का सा, तो आपको प्रोटोप्लाज्म को बांट के पढ़ाया गया था कि प्रोटोप्लाज्म, और हम बताएं कि प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट होते थे. एक होता था साइटोप्लाज्म, एक होता था न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में भी 2 पार्ट होता था, साइटोसोल और होता था व्हाट, सेल ऑर्गेनेल. तो इस हिसाब से इसको देखा जाए तो आपको लगना चाहिए न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये बराबर प्रोटोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म हटा दें. इस प्रोटोप्लाज्म में से इस साइटोप्लाज्म को हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म बचेगा. करेक्ट स्टेटमेंट. साइटोसोल यानी ये वाला साइटोसोल प्रोटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेल ये हटा दीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म ये हटा दीजिए. तो प्रोटोप्लाज्म में से ये दोनों हटा दिए गए तो क्या बचेगा? साइटोसोल. करेक्ट बात है. सेल ऑर्गेनेल, तीसरा स्टेटमेंट. सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म में से क्या घटाएंगे? साइटोसोल घटा दीजिए. प्रोटोप्लाज्म में से साइटोसोल हटा, न्यूक्लियोप्लाज्म हटा, तो क्या बच गया? सेल ऑर्गेनेल. बिल्कुल सही बात है. लास्ट वन, साइटोप्लाज्म यानी ये साइटोप्लाज्म. साइटोसोल में से यानी साइटोसोल में से सेल ऑर्गेनेल हटाएंगे तो साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल मिला के ना साइटोप्लाज्म होता है. साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल दोनों मिला के क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म. तो यहाँ माइनस की जगह पे प्लस होता तो करेक्ट होता. तो यही क्या हो गया? हमारा गलत जवाब हो गया. ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं. नंबर 10. H2O2 थोड़ा सा मिस्टेकन हुआ है. ये 2 नीचे होना चाहिए था लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं. इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. समझ में आ ही गया होगा. H2O2 टूटता है तो ये वाला रिएक्शंस करने का काम पेरोक्सीजोम करता है. ऑलरेडी आप जान चुके हैं पेरोक्सीजोम. डन. 10 सवाल हो गए आपके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि अगर एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है, उसको आपने क्या किया? डिस्टिल्ड वाटर में डाला. डिस्टिल्ड वाटर, ठीक, डिस्टिल्ड वाटर में जब डालेंगे तो क्या होगा उन दोनों के साथ? थोड़ा सा ऐसे ही लिख दिया गया है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो साइटोप्लाज्म है लगभग बराबर है, यानी दोनों सिमिलर सेल हैं. तो क्या होगा? तो ऑलरेडी जानते हैं डिस्टिल्ड वाटर मतलब पानी ही पानी, हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप एनिमल सेल को डालते हैं या प्लांट सेल को तो पानी उसके अंदर जाएगा, इंडोऑस्मोसिस होगा. एंड बिकॉज ऑफ इंडोऑस्मोसिस animal cell would increase in size and burst, but the plant cell would remain nearly of the same size. मतलब फूलेगा कैसे? सेल वॉल उसे फूलने से रोकेगा. ठीक, तो आसान सा आंसर हो गया. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है सबको पता है कि वह विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होता है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस. रिक्वायर्स एटीपी क्योंकि वो एक्टिव है इसीलिए. अगेंस्ट मतलब नीचे से ऊपर जाना है तो अगेंस्ट वर्क करना है, ऊपर से नीचे आना है तो फेवर में हो जाता है, अलोंग द कंसंट्रेशन हो जाता है. आंसर वही 4 होगा. नंबर 13 कहते हैं कि किसी दूसरे प्लैनेट पर अपने अर्थ जैसा लाइफ को अगर डेवलप करना है लेकिन उस प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं है तो कौन नहीं होगा? थोड़ा बहुत कहीं क्लास 8 से जानते होंगे कि जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में.
तो जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो रेस्पिरेशन वाला घटना माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा कि जब O2 नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड पावर कैसे जनरेट करते हैं तो रेस्पिरेशन के मेथड से, एंड फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अगला सवाल, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन बोलते ही मन में लीवर आता है और मन में SER आता है, तो उसी के बारे में पूछा गया है कि लीवर सेल से होता है, कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है। सीधा सवाल का जवाब नहीं दिया गया है, कहा गया है वह ऑर्गेनेल जो साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन के साथ ही साथ स्टेरॉयड हार्मोन भी बनाता है। बिल्कुल सही बात है, SER तो स्टेरॉयड बनाता ही है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। ठीक, कि गोल्जी बॉडी से अटैच होता है, ऐसा बात तो नहीं है SER के लिए। विच हैज अटैच टू इट्स स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, ना ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 15, कॉलेरा एक म्यूटेंट वैरायटी है। म्यूटेटेड वैरायटी मतलब कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं। अनेबल टू प्रोड्यूस राइबोसोम, दिस कंडीशन इज ड्यू टू द डिसफंक्शनिंग ऑफ, मतलब कहा गया है कि कुछ हुआ है सेल के अंदर और वो राइबोसोम नहीं बना पा रहा है। तो राइबोसोम का सारा रॉ मटेरियल कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस, अगर आपको याद हो। न्यूक्लियोलस में RNA होता है जो इन फ्यूचर व्हाट इट बिकम्स इज राइबोसोम। तो जो हो ना हो न्यूक्लियोलस में परेशानी हो गई, बाकी तो रिलेटेड ही नहीं है राइबोसोम के साथ। तो कुछ समझ में भी अगर नहीं आता है तो न्यूक्लियोलस रिलेटेड है, इससे भी आंसर हो सकता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सीधा जवाब सवाल, लाइसोसोम कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज। सेल मेम्ब्रेन बनाने में ER का हेल्प है। बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पढ़ाया गया है, तो ER विल बी द आंसर। If a particles move from the matrix of mitochondria to that of chromoplast crossing a vacuole, मतलब सवाल पूछा गया है कि ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ऑलरेडी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, और सवाल पूछा गया है क्रोमोप्लास्ट भी प्लास्टिड है, तो इसका भी डबल मेम्ब्रेन होगा। और बीच में क्या है? एक वैक्यूल है। ठीक, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट, और एक पार्टिकल है यहाँ पे मान लीजिए। अब इसे जाना है, इसको पहुंच जाना है यहाँ पे। ठीक, तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कितने सारे मेम्ब्रेन से होते हुए गया है। ध्यान दीजिए, ये पार्टिकल आगे बढ़ा होगा तो पहले इस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होगा, 1 2। क्वेश्चन कहा है कि वैक्यूल से होते हुए, तो तीन मेम्ब्रेन क्रॉस कर चुका है, 4, चौथा भी क्रॉस कर गया, 5 क्रोमोप्लास्ट के अंदर, और 6, और फाइनली इनसाइड द क्रोमोप्लास्ट। तो इस हिसाब से कितने करें तो 6 लेयर 6 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गए हैं। तो यह भी एक उनका गलत हो गया है। ठीक, जिन्होंने ये इसको बनाया है, तो 18 का 2 नहीं, 18 का 3 होगा। ठीक, 6 लेयर से होके गए हैं। आसान सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइबोसोमल सब यूनिट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल में राइबोसोम, बैक्टीरिया में राइबोसोम कौन से होते हैं? तो 50 + 30 80 70s होता है, जो पर बाइफरकेट होता है 50 + 30s आंसर। और आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शंस बताना है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस प्लास्टिड, करेक्ट बात। कलरलेस होगा तो इसका मतलब उसके पास कलर पिगमेंट नहीं होंगे, तो इट लैक्स कलर पिगमेंट, करेक्ट बात।
इट हेल्प्स टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल, बिल्कुल सही बात है, तीन तीन नाम भी आप जानते हैं। इट हैज 80S राइबोसोम, गलत बात, 80S राइबोसोम नहीं ना होता है, 70S राइबोसोम होता है, तो चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए बड़ा बड़ा सवाल अब देखा जाए, इसमें तो आसान है। अगर बात करें क्रिस्टी फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, पहले का दूसरा अगर करेक्ट हो गया तो ऐसा ऑप्शन उठाकर देख लीजिए, ए का 2 यही है, बाकी सब किसी में भी ए का 2 करेक्ट नहीं है, तो हम दिमाग भी नहीं लगाएंगे, कह देंगे कि यही आंसर होगा। ए का 2, डी का 3, सी का 1, डी का 4 और ई का 5। दिमाग भी लगाना चाहिए, आपको टाइम का भी सेविंग होना चाहिए। बाकी काफ़ी आसान है। सिस्टर्नी है तो सिस्टर्नी डिस्क शेप सैक इन गोल्जी अपॉर्टस होता है। थाइलेक्वाइड जो है, थाइलेक्वाइड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा होता है। टोनोप्लास्ट जो है वो मेम्ब्रेन सराउंडिंग सैप वैक्यूल होता है। सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। करेक्ट। अगला रॉबर्ट हुक। भाई रॉबर्ट हुक के बारे में कौन नहीं जानता है? सेल, तो रॉबर्ट हुक वाला मिल गया सेल के साथ, रॉबर्ट हुक मिल गया सेल के साथ। जीन जो हो गया किससे? इनहेरिटेंस सुने होंगे वर्ड, वंशागत। क्लोरोप्लास्ट जो हो गया सनलाइट। रॉबर्ट ब्राउन, एनसीईआरटी में आप एक्स्ट्रा में पढ़े होंगे मोर टू नो में करके कि न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस के कंसर्न है। और वैक्यूल क्या हो गया? स्टोरेज ऑफ सैक, पहला आंसर हो जाता है। आसान बात। आगे बढ़ते हैं, ये भी फिर आसान हो गया। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। जब एक बार हमें पता चल गया कि लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी से रिलेट होता है, तो आप ध्यान से देखिए तो पहले ए का 2 सिर्फ एक ही में सही है ना, तो बाकी सब आंसर नहीं हो गया। ठीक, तो बाकी दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर से भी करेक्ट कर सकते थे। ठीक, आइडिया लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर, बाप रे बाहरी सवाल, ये आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जब टिश्यू पढ़ाया जाएगा तो बात किया जाएगा स्मूथ मसल्स फाइबर। नर्व सेल तो जानते होंगे, नर्व सेल लंबा लंबा होता है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। इलोंगेटेड लंबे सेल। इराइथ्रोसाइट्स डिस्क्वाइडल होता है, ये भी आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। जर्म सेल, जो जर्म सेल होते हैं, कहाँ गया? क्यूबॉइडल होते हैं, ये भी आप नहीं जानते हैं। एग ऑफ मेनी सेल्स जो होते हैं वो कहाँ गया? स्फेरिकल होते हैं। मतलब ध्यान से देखा जाए तो ये सब सवाल आप नहीं जानते थे, एक ये आप छोड़ सकते थे क्योंकि बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गया प्रत्येक सेल। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का जो डायग्राम देखेंगे, डायग्राम, तो एनसीईआरटी में जहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ सेल के बारे में बातें हुई हैं, तो वहाँ सबका शेप लिख कर दिया हुआ है। मसल्स फाइबर का भी लिखा हुआ है स्पिंडल शेप। तो एनसीईआरटी ध्यान में है तो बहुत आराम से बन जाएगा, एनसीईआरटी ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन टू द सेल? हमने प्लांट सेल को डाला शुगर के सॉल्यूशन में, मतलब हाइपरटोनिक। ये जो हो गया, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, ये हाइपर और डिस्टिल्ड वाटर हाइपो, समझ ही गए। ए में डालेंगे तो पचकेगा सेल, बी में डालेंगे तो फूलेगा सेल, हो गया आंसर। पचकेगा, प्लांट का सेल पचकता है तो उसे हम प्लाज्मोलाइसिस कर देते हैं। तो ए सेल वुड शो प्लाज्मोलाइसिस और बी सेल क्या हो जाएगा? स्वेल करेगा। आसान बात। और आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने इनकरेक्ट लेबलिंग है? तो 80 राइबोसोम तो ना होता है, 70S होता है। स्ट्रोमा गलत बताया गया है, स्ट्रोमा वो डिस्क शेप नहीं है। अग्रैनम वो खाली जगह नहीं है, तो ये एक्सचेंज कर दें, क्रॉस कर दें तो आंसर हो जाएगा। तो 3 है जो गलत है। आसान बात।
फिर मैचिंग करना है और फिर पहला ही मैच हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक का 3 बस एक ही है ना लास्ट ऑप्शन, बाकी तो हट जाता है। तो इस पे भी मेरा आंसर हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हो गया, ऑक्सीजोम, पैरामीशियम जो हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियोलस आरएनए, क्रोमोसोम डीएनए। आसान था, बहुत आसान था। प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज डीप्लाज्मोलाइज्ड, मतलब प्लांट सेल जो पचका हुआ है उसे फुलाना है तो उसको फुलाने के लिए उसके अंदर पानी भरना होगा। ठीक, तो प्लाज्मोलाइज्ड को डीप्लाज्मोलाइज करना है तो जो सेल पचक गए हैं तो इसके अंदर हम पानी भरना स्टार्ट कर दें तो ये फूलना शुरू कर देगा। तो डीप्लाज्मोलाइज आराम से हो सकता था किसमें, जब हम इसमें क्या कर दें, इंडो ऑस्मोसिस। आंसर 29 सरफेस एरिया पर वॉल्यूम डैश एट द साइज ऑफ सेल डिक्रीज। सेल यदि छोटा होगा और सेल बड़ा है और सेल अगर छोटा है, अगर छोटा हो रहा है तो हम आपको पढ़ाए हैं कि ये जो वॉल्यूम है, ये सब जो वॉल्यूम है उसके कंपेयर में ये जो सब सरफेस एरिया है ना, जैसे जैसे सेल छोटा होता जाएगा तो वॉल्यूम के कंपेयर में दैट सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। आंसर हो गया इंक्रीज। ठीक, एंड द लास्ट वन इज कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कलरिंग एजेंट रखते हैं। आप जेंटोफिल और कैरोटीन नहीं समझ पाते हैं तो भी आपके पास जवाब था क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल प्लास्टिड। आसान सवाल, आसान जवाब। ठीक, तो बड़े आराम से हम लोगों ने एक वीडियो बना लिया जिसमें 300 सवाल का जवाब दिया गया है। ठीक, ज़्यादा समय लगता भी नहीं है, बोल बोल कर डायग्राम बना बना कर बताने की कोशिश हुई थी तो थोड़ा समय लगा। अदरवाइज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो बच्चे ने दिया था। सृष्टि न्यूटन पब्लिक की है। ठीक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशंस हैं। 17 मिनट के अंदर सारे सवाल का अटेम्प्ट ले लेना और मैक्सिमम मेजॉरिटी में सही होना, 2 गलत हो जाना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप 30 में 30 के स्कोरर थे। अगर आप थोड़ा टाइम ले लेते हैं तो वो दोनों सवाल आप बना सकते थे, थोड़ी जल्दीबाजी में छूट गया होगा। वेल डन। अब आइए आगे की बात करते हैं। अभी तक हमको रिस्पॉन्स अराउंड 40 मिले हैं। सोचिए 5 दिनों से बैठे हैं और मात्र 40 बच्चों ने एग्जाम दिए, जिसमें से हमारे ही अपने स्कूल के बच्चे 20 बच्चे होंगे, कम से कम 20-15 तो होंगे, यानी बाहर के बच्चे मात्र 15-20 बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं। तब तो शायद ये हमें गलत फहमी हो रहा है कि जब हम वीडियो डालते हैं तो लगभग 150 और 200 व्यूअर आना, तो शायद ये गलत फहमी है। अच्छा है, एक ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ एक बार देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, एग्ज़ाम की बारी आती है तो एग्ज़ाम के बारे में कह देते हैं कि ना सर एग्ज़ाम तो ना होगा सर। तो ये तो गलत बात है ना। आप पढ़ाई करें और आप एग्ज़ाम ना दे तो बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। उससे अच्छा आप ना पढ़ते। और उसी में से कुछ बच्चों का कमेंट आ जाता है कि सर हमें आप फिजिक्स नहीं पढ़ाइएगा, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ाइएगा। मतलब पढ़ाइएगा। जब हम पूछ ले सवाल तो आप जवाब ना दोगे, आप एग्ज़ाम नहीं दोगे। इतना टेक्निकली आप वीक हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाए, जबकि हमने पूरा इंफॉर्मेशन शेयर आउट किया आपके साथ। तब तो ये काफ़ी डीमोटिवेटेड वाला बात हो गया कि पढ़ें सारे बच्चे और एग्ज़ाम दें कम। तो ऐसे हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्यों झूठ मूठ का आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाए और आप देखें, हमें गलत फहमी हो कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई करते हैं तो आप आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। एक बार हम लास्ट में ये भी बता देते हैं, एक बार फिर बताएंगे भी कि आने वाले कुछ समयों में अपना कोचिंग भी स्टार्ट होगा। तो कोचिंग में वही बच्चे को हम एडमिशन लेंगे जो ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू हमारे से लिंकअप में हैं, और वो ऑलरेडी हमारे पास फ़ोन नंबर सब आ गया है जो आपने नोट डाउन किया था। जैसे कि आपने यहाँ 9th लिखा है ना, यहाँ पे जैसे इनका हमने फ़ोन नंबर यहाँ पे गायब कर दिया है ताकि कोई और ना देख सके। तो हमारे पास है, साफ लिखे थे कि so that I can reserve your seat for my batch in future when we start coaching।
क्योंकि आने वाले कोचिंग में भी काफ़ी सारे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना पड़ेगा और हमें बहुत बहुत कम बच्चे रखना पड़ेगा। तो हम वही बच्चों के साथ चलना पसंद करेंगे जो काफ़ी सिंसियर हैं, पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देकर अपने आप को चेकआउट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छा सिस्टम मेंटेन करने का पूरा प्रयास करते हैं। कई सारे लोग हैं जो आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते ही हैं, पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हम आपको इवैल्यूएट करते हुए चलते हैं कि क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक का सफ़र 2 साल जो आप हमारे साथ बिताएंगे वो काफ़ी सिस्टमेटिक और स्टेप वाइज होना चाहिए। एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम का फियर हट जाए और एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाए कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, इसके लिए हम एक छोटा सा और वीडियो बनाकर हम पोस्ट करेंगे। उसके बाद ही हम अब निर्णय लेंगे कि हम आगे बढ़े कि ना बढ़े। ठीक, फिर से हम दोबारा सृष्टि को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, वेरी गुड। ठीक, ऑनेस्टी के साथ दिए होंगे ऐसा आशा करते हैं। ठीक, कंटेंट आपका बहुत स्ट्रांग है। ठीक, आप शायद वीडियो पढ़ते या ना पढ़ते आप इतना स्कोर कर रहे थे, वेरी गुड। ठीक, ऑनेस्टी अपनी जगह पे है, सृष्टि जानती होंगी कि हमने कैसे बनाया है, वेरी गुड। तो हम अब देखते हैं, एक छोटा सा और वीडियो डालेंगे और उसके कमेंट सेक्शंस में आने वाले कमेंट के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले क्लासेस को कैसे कराया जाए आप लोगों के लिए। धन्यवाद।